सबसे पहले हम जानेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और यह कैसे काम करता है। रेस्पिरेशन मतलब शरीर में O2 और CO2 का एक्सचेंज। जब हम वातावरण से O2 अंदर लेते हैं तो इसे इन्हेलेशन कहते हैं और जब CO2 बाहर छोड़ते हैं तो इसे एक्सहेलेशन बोलते हैं। दोस्तों, श्वसन तंत्र में वे सभी ऑर्गन शामिल हैं जो सांस लेने की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। अपर पार्ट में नेजल कैविटी होती है जो हमें स्मेल का सेंस कराती है। जब हम वातावरण से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो सबसे पहले यह नेजल कैविटी में जाती है। नेजल कैविटी में जाने के बाद में यह थ्रोट, जिसे हम फेरिंक्स भी बोलते हैं, वहाँ एंटर करती है। फेरिंक्स में जाने के बाद फिर ये हमारा ध्वनि बॉक्स, जिसे हम लैरिंक्स भी बोलते हैं, वह एंटर करती है और उसके बाद में ट्रैकिया, जो कि एक विंड पाइप होता है जिसे श्वास नाली कहते हैं, जो कि आगे चलकर 2 भागों में बटी हुई होती है जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं और ये आगे जाके ब्रोंकाइल्स में डिवाइड होते हैं। इसी तरह जो ब्रीदिंग ट्यूब्स हैं वो कई बार विभाजित होते हुए एल्वेलाई तक पहुंचते हैं। दोस्तों, इन बहुत छोटी छोटी एल्वेलाई की संख्या मिलियंस में होती है। ये एल्वेलाई छोटी बॉल के समान होते हैं जो एल्वेलस का निर्माण करते हैं, जो कि एक स्मॉल ब्लड कैपिलरीज से घिरे होते हैं। फेफड़ों में जब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है तो वो इन्हीं एल्वेलाई से ही होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एल्वेलस से होते हुए ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं और जहां RBC इनको अपने अंदर ग्रहण करती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को RBC के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है, जो कि उल्टे क्रम में सबसे पहले एल्वियोलस, एल्वियोलाई, ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया और उसके बाद में लैरिंक्स, फिर फेरिंक्स और फाइनली नेजल कैविटी के द्वारा इसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कोरोना वायरस करंट एविडेंसेस के अनुसार इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं। रिसर्च सजेस्ट करते हैं कि ये ड्रॉपलेट्स हवा में सोशल डिस्टेंस 2 मीटर से ज़्यादा 6 मीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन कॉफिंग एंड स्नीजिंग के समय 1000 से 2000 तक ड्रॉपलेट्स रिलीज करता है। कोरोना वायरस इतना छोटा होता है कि ड्रॉपलेट्स जिसका साइज 5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, इस ड्रॉपलेट्स में 1 से 2 मिलियन वायरस आ सकते हैं। कोरोना का इतनी तेजी से फैलने का यही कारण है। जब एक हेल्दी पर्सन इन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेता है तो कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी में एंट्री ले लेता है। जब एक हेल्दी पर्सन इन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेता है तो कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी में एंट्री ले लेता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक थिन म्यूकस लेयर होती है जो कि बाहरी अननेसेसरी ड्रॉपलेट्स को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक जाने से रोकती है। लेकिन कोविड-19 बहुत छोटा वायरस होने के कारण लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद ब्रोंकाई व एल्वेलाई कोरोना वायरस के लिए हाईली ससेप्टिबल होते हैं क्योंकि इनके सेल की सतह पर ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है। कोरोना वायरस इस ACE2 रिसेप्टर को अनब्लॉक कर देता है। वह सेल को कन्विंस कर देता है कि वह उसके लिए एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। अब हम सेल स्ट्रक्चर को समझते हैं। सेल ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक, इनफैक्ट सभी लिविंग स्पीसीज का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। यह सेल मेम्ब्रेन में कवर्ड रहता है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल इन द सेंस यह कुछ ही सब्सटेंसेस जो कि सेल मैकेनिज्म में काम आते हैं उन्हें ही अंदर व बाहर होने देती है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म व वेरियस ऑर्गन्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया व राइबोसोम मौजूद होते हैं। DNA न्यूक्लियस के अंदर होता है जो कि सेल मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। DNA डबल हेलिकल चेन होता है जो कि क्रोमेटिन स्ट्रक्चर की फॉर्म में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में फैला रहता है। DNA न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आ सकता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से RNA की फॉर्म में यह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाहर आ सकता है। सेल डिवीजन के समय DNA हिस्टोन प्रोटीन पर हाईली पैक होकर X आकार के क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो राइबोसोम्स बनाने का कार्य करता है। DNA
ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से आरएनए बनाता है। ये राइबोसोम व आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड चेन होते हैं जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाहर साइटोप्लाज्म में जाते हैं। वे प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। इस प्रोसेस को सिंथेसाइज्ड प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं जो इन्हें स्मॉल वेसिकल्स में गोल्जी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देती है। गोल्जी बॉडी में जाकर स्मॉल वेसिकल प्रोटीन चेन्स को रिलीज़ कर देते हैं। गोल्जी बॉडी इन चेन्स को फोल्ड करता है व यूजेबल शेप्स में पैक करता है और इनकी सतह पर अदर इम्पोर्टेंट मटेरियल जैसे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट ऐड करता है। कोरोना वायरस सेल के अंदर अपनी कॉपी कैसे बनाता है, यह समझने के लिए कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें 5 मेजर पार्ट्स होते हैं जो अपने अपने काम को हाईली एक्यूरेसी के साथ अंजाम देते हैं। ये 5 पार्ट्स इस प्रकार से हैं: स्पाइक प्रोटीन, वायरल आरएनए जीनोम, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स या फिर एन प्रोटीन, एनवलप प्रोटीन या फिर ई प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर एम प्रोटीन्स। ये सभी 5 पार्ट्स कोरोना वायरस के की पार्टिकल्स होते हैं। अब स्पाइक प्रोटीन को समझते हैं। स्पाइक प्रोटीन ह्यूमन सेल यानी कि होस्ट सेल पर उपस्थित H2 रिसेप्टर की पहचान करता है। वह इसे अनलॉक कर वायरस को सेल में एंट्री दिलाने का इम्पोर्टेंट कार्य करता है। स्पाइक प्रोटीन की 2 सब यूनिट्स होती हैं, S1 व S2। S1 सब यूनिट H2 रिसेप्टर की पहचान करती है, वह S2 सब यूनिट सेल मेम्ब्रेन फ्यूजन में हेल्प करती है। वायरल एनवलप या फिर ई प्रोटीन, यह कोरोना वायरस की आउटरमोस्ट लेयर होती है। वह कोरोना वायरस में उपस्थित जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित रखती है। एम प्रोटीन, एस प्रोटीन व ई प्रोटीन साथ मिलकर कोरोना वायरस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि वायरल इंटरफेस को तैयार करते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन या फिर एन प्रोटीन। एन प्रोटीन कोरोना वायरस के जीनोमिक आरएनए स्ट्रैंड पर न्यूमेरियस अमाउंट में कैप्सुलेटेड होते हैं। यह एन प्रोटीन वायरल आरएनए चेन को वेल ऑर्गेनाइज यानी कि पैकेजिंग का कार्य करता है। इन दिस प्रोसेस कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन होस्ट सेल के H2 रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। कोरोना वायरस प्रिटेंड करता है कि वह सेल का यूजेबल सब्सटेंस है। वह ह्यूमन सेल इसे एंट्री दे देता है। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। कोरोना वायरस ह्यूमन सेल यानी कि होस्ट सेल में एंटर करने के साथ ही वायरल आरएनए स्ट्रैंड को रिलीज कर देता है। दोस्तों, एक नॉर्मल केस में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से आरएनए बनता है। वह आरएनए स्ट्रैंड साइटोप्लाज्म में आ जाता है। सेल मशीनरी इस आरएनए पर प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को ही सेल मैकेनिज्म में यूज करती है, लेकिन कोरोना वायरस की वायरल आरएनए स्ट्रैंड पर पहले से ही रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। सेल मशीनरी इस करप्टेड आरएनए की गलत इंफॉर्मेशन को यूज करना स्टार्ट कर देती है। इस वायरल आरएनए चेन पर वही इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है जो कोरोना वायरस को अपनी कॉपी बनाने के लिए जरूरी होती है। इसे इस तरह से समझते हैं। स्क्रीन पर स्पाइक प्रोटीन का रेप्लिकेशन कोड रेड कलर शो कर रहा है, येलो कलर एन प्रोटीन व रिमेनिंग बोथ कलर्स बचे हुए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कोड को शो करते हैं। लेकिन स्क्रीन पर आपको जो आरएनए स्ट्रैंड दिख रहा है वह मेजॉरिटी में उपस्थित ग्रीन कलर कोरोना वायरस की रिप्लिकेशन कोड को रिप्रेजेंट करता है। यही सेल मशीनरी को हाईजैक करता है। वह होस्ट सेल को बाध्य कर देता है कि वह उसकी ज्यादा से ज्यादा कॉपी बनाना स्टार्ट कर दे। एक नॉर्मल केस यानी कि एक हेल्दी सेल में राइबोसोम आरएनए चेन के साथ जुड़कर रिप्लिकेशन प्रोसेस से प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। लेकिन कोरोना वायरस का करप्टेड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम इस होस्ट राइबोसोम को हाईजैक कर लेता है। वह वायरल प्रोटीन्स बनाने के लिए बाध्य कर देता है। ये वायरल प्रोटीन्स पॉलीप्रोटीन्स में डिवाइड होकर अपना खुद का वायरल आरएनए स्ट्रैंड व राइबोसोम बहुत अधिक संख्या में रिप्लिकेट कर लेते हैं। वह सेल को कोरोना वायरस मेकिंग फैक्ट्री में तब्दील कर देते हैं। यही कारण है कि कोरोना वायरस एक बार शरीर में एंट्री लेने के बाद में एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। इसके बाद होस्ट राइबोसोम आरएनए स्ट्रैंड पर उपस्थित अदर स्ट्रक्चरल वायरल प्रोटीन्स वाले कोड को रीड करता है। वह इस पार्ट्स पर बाइंड होकर एन प्रोटीन, एस प्रोटीन, ई व एम प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। कोरोना वायरस की ये सभी पार्ट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, जहां इनकी पैकेजिंग वायरस शेप्स स्मॉल वेसिकल्स में होती है। ये स्मॉल वेसिकल्स गोल्जी बॉडी में जाते हैं, जहां कोरोना वायरस को फाइनल शेप मिलती है।
इस तरह से इन्फेक्टेड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। वह कोरोना वायरस और अधिक सेल्स को इन्फेक्टेड करने के लिए इस सेल से अदर बॉडी पार्ट्स में जाना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, हमारे शरीर में फॉरेन वायरस व बैक्टीरिया से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम यानी कि यूं कहें एक मिलिट्री जोन मौजूद होता है। हेल्पर इम्यून सेल्स लिम्फ ग्लैंड्स में अलर्ट रहते हैं, जिनके पास बाहरी वायरस व पैथोजेंस को पहचानने की एक क्षमता होती है। हेल्पर इम्यून सेल्स यानी कि टी सेल हमारे शरीर में बाहरी बैक्टीरिया व वायरस को सर्च करते रहते हैं। जब इस इम्यून सेल को पता चलता है कि कोरोना वायरस ने अंदर एंट्री कर ली है, तो वह इसके स्पाइक प्रोटीन व जेनेटिक कोड को स्कैन करने की कोशिश करता है। और जब यह इम्यून सेल इस कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड को डिकोड कर लेता है, तो उसे यह पता चल जाता है कि यह एक खतरनाक वायरस है, और यह तुरंत इस जेनेटिक कोड की कॉपी लेकर बी सेल्स के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, बी सेल्स एक तरह से एंटीबॉडी मेकिंग फैक्ट्री होती है। एंटीबॉडी बनाने का प्रोसेस इस बी सेल के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए में होता है। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में बताया कि डीएनए सेल का कंट्रोल रूम होता है। डीएनए हेलिकल चेन एक तरह से लाइब्रेरी का काम करती है, जिसमें लाखों इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती हैं, जो कि सेल मैकेनिज्म व फंक्शन में काम आती हैं। एमआरएनए न्यूक्लियस में डीएनए के पास जाता है, वह यहाँ से एंटीबॉडीज मेकिंग डेटा को स्कैन करता है। जब एमआरएनए इस डेटा को फाइंड आउट कर लेता है, तो इसको प्रिंट आउट करता है और साथ ही राइबोसोम के पास पहुंच जाता है। राइबोसोम इस डेटा को व वायरस के जेनेटिक मटेरियल को रीड करता है और इसके अनुसार एंटीबॉडी बनाने में जुट जाता है। दोस्तों, हर एक ताले की एक अलग चाबी होती है, ऐसे ही अलग अलग वायरस की अलग अलग चाबी होती है। इसलिए जब शरीर में कोई नया वायरस एंट्री करता है, तो उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार करने में इम्यून सिस्टम को टाइम लगता है। जब एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं, तो तुरंत इनको गोल्जी बॉडी में भेजा जाता है, जहां इन पर अदर इम्पोर्टेंट मटेरियल ऐड किए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से इम्यून सिस्टम यानी बी सेल के पास कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं। अब बी सेल इन वाई शेप एंटीबॉडीज को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस वाली साइट पर जाती हैं, वह इस पर उपस्थित एंटीजन यानी स्पाइक प्रोटीन में कनेक्ट हो जाती है। अब यह कोरोना वायरस दूसरे किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका स्पाइक प्रोटीन अब इनएक्टिव हो चुका है। अब इन इनएक्टिव कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए मैक्रोफेज एक्टिव हो जाते हैं, जो इन्हें इनगल्फ यानी कि निगल लेते हैं।